अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टी वाइब्रेटर्स का इंट्रोडक्शन देखा था, तो आज बारी बारी देखेंगे। आज का टॉपिक सिर्फ ए स्टेबल के बारे में है। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है कि एक ऐसा सर्किट हम पढ़ने वाले हैं जो स्क्वायर वेव जनरेट करेगा बगैर किसी पल्स के, यानी हम उसे इनपुट पे कोई पल्स नहीं देंगे, वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा होगा। इसे हम फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। तो अब इसमें दो हिस्से होते हैं, तो इसका मतलब दोनों हिस्सों में कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं होगी। ये बैक एंड फोर्थ स्विच करता रहेगा, एक से दूसरी तरफ, दूसरी से वापस। तो इसका मतलब अब वो जो स्विचिंग का टाइम है कि कितनी देर एक स्टेट में रहेगा, तो वो हम सर्किट के जो कांस्टेंट है उनसे मेजर करेंगे, वो भी आगे चल के समझ आएगी। अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं आपको कि एक ट्रांजिस्टर अगर ऑन में है तो दूसरा ऑफ में होगा, ठीक है, कुछ देर ऐसे ही रहेगा। फिर जो सेकंड वाला है वो खुद ब खुद ऑन हो जाएगा और पहले वाला खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो मल्टी वाइब्रेटर है ये स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा है खुद ब खुद। तो इसकी स्क्वायर वेव की जो विड्थ है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, वो सर्किट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी। अब ये सर्किट कांस्टेंट क्या है, अभी चल देख लेते हैं क्या है। तो जनाब सर्किट की डिटेल देखें, आपको सर्किट बना हुआ दिख रहा है, दो ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं, Q1 Q2 एनपीएन ट्रांजिस्टर है, आइडेंटिकल है। फिर आपके पास कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के तहत जुड़े हुए हैं, यानी इसमें भी कॉमन मीटर है, इसमें भी कॉमन मीटर है, और ये फीडबैक दे रहे हैं एक दूसरे को। कैसे? अच्छा, अब आपको रेजिस्टर्स के एक नक्शा नजर आ रहा है, R1 और R4 ये आइडेंटिकल है, इनको लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। R2 और R3 आइडेंटिकल है और ये फीडबैक रेजिस्टेंस कहलाती हैं, या आप कह लो कि आपके पास आरसी कांस्टेंट वाली होंगी आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास यानी ये रजिस्टर 1 और 4 इक्विवेलेंट है, 2 और 3 इक्विवेलेंट है। कैपेसिटर भी आइडेंटिकल है, जितनी वैल्यू C1 की है उतनी वैल्यू C2 की है। मगर एक बात याद रखनी है कि ये जो R1 और R4 वाली वैल्यूज हैं ये R2 और R3 से लेस होती हैं, यानी काफी कम होती हैं। R1 R4 छोटी होती हैं किससे, R2 R3 से। अच्छा, फिर आपको क्या दिख रहा है कि ये Q2 की जो आउटपुट है, जिसे मैंने B से लिखा हुआ है, ये कपल्ड है किस पे, ये बेस Q1 से कैपेसिटर के थ्रू, यानी C2 के थ्रू कपल किया गया इसको। और इसी तरीके से Q1 की जो आउटपुट है, जिसे A पॉइंट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो C1 के थ्रू कपल है किस पे, Q2 पे। यानी एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बनेगी और पहले वाले की आउटपुट दूसरे की इनपुट बनेगी। अब जैसे आप देख सकते हैं कि स्क्वायर वेव आप हासिल कर सकते हैं Q1 और Q2 दोनों के क्रॉस। अब जरा ऑपरेशन समझते हैं, इसकी फिजिक्स समझते हैं कि हो क्या रहा है इसमें। आपके पास जब मैं VCC अप्लाई करूंगा तो Q1 और Q2 में से करंट, कलेक्टर करंट चलना शुरू हो जाएगा, जैसे R1 R4 में है। कैपेसिटर भी चार्ज होना शुरू हो जाएंगे, C1 C2। मगर अब दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं ये आपके पास कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, बीटा फैक्टर कुछ सर्किट एलिमेंट्स में बदलाव की वजह से। लेट्स से हम कह देते हैं Q1 मोर रैपिडली कंडक्ट कर जाएगा, यानी स्टार्टअप तो एक जैसा था मगर अपनी करेक्टरिस्टिक्स की बिना पे Q1 तेजी से कंडक्ट करना शुरू कर दिया। तो इसका कलेक्टर करंट जो होगा वो आपके पास राइज करेगा, यानी यहां पे अब आपके पास ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। अब ये एक तरह से शॉर्ट हो जाएगा, आपके पास यहां से जो वोल्टेज आएगी वो सारी की सारी ड्रॉप हो जाएगी, ये जीरो कंसीडर हो जाएगा। अब ये जो 0 वोल्ट एक तरह से कंसीडर हो रहा है, ये यानी यहाँ पे जो आप कह सकते हो कलेक्टर करंट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, R1 में से ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा। एक हम आइडियल मान लेते हैं कि 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे A तक पहुंचते पहुंचते ये सारा ड्रॉप हो गया, ये 0 वोल्ट A पे होगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो हम कहेंगे कि ये जो कपलिंग हुई हुई थी Q2 से, अगर मैं कहूं ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव के थ्रू कपल था Q2 से, जो कि इसको रिवर्स बायस में कर देगा। तो आपके पास इसका मतलब कि जैसे ही Q2 रिवर्स में जाएगा इसका कलेक्टर करंट कम होना शुरू हो जाएगा। जब कलेक्टर करंट कम होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा, यानी ये अब R4 में से कुछ ड्रॉप नहीं हो रहा होगा, तो हम कहेंगे VCC ही सारा अपीयर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका मतलब आप सादा सादा रिपीट करता हूं, जब आपने स्टार्टअप किया Q1 कंडक्ट कर गया पहले,
बाय एनी मीन यानी अपनी करेक्टरिस्टिक्स की बिना पे। तो आईसी आप कलेक्टर करंट बढ़ गया, कलेक्टर करंट के बढ़ने से R1 से ड्रॉप बढ़ा, ड्रॉप बढ़ते बढ़ते हम कहते हैं सारी ड्रॉप हो गया, ये एक तरह से शॉर्ट हो जाएगा कलेक्टर और मीटर, और यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे अब चूंकि ये कट ऑफ में चला गया तो आपके पास कलेक्टर करंट नहीं चलेगा, तो R4 से कोई भी चीज ड्रॉप नहीं होगी, सारा VCC यहाँ पे आ जाएगा बी पॉइंट पे। अब कपलिंग को समझ लेते हैं कि यहां से हम कहेंगे कि जब ड्रॉप हो रहा था आईसी बढ़ रहा था तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव इसको रिवर्स बायस में डालेगा, ये रिवर्स बायस में डाल गया तो कट ऑफ में चला गया। तो यहां तक अब हमने ये पढ़ा है। तो अब हमने जैसे कहा कि कलेक्टर Q1 इसके C1 से कनेक्टेड है, तो Q1 आपके पास ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर करंट बढ़ता जाएगा, तो इसे फॉरवर्ड बायस होता चला जा रहा है। तो आपके पास हम कहेंगे कि कलेक्टर करंट जो होगा Q1 में बढ़ता चला जाएगा और जो कलेक्टर करंट Q2 का है कम होता चला जाएगा। एक वक्त आएगा जैसे मैंने कहा कि वो सैचुरेशन में चला जाएगा Q1, और Q2 किस में चला जाएगा, कंप्लीट कट ऑफ में चला जाएगा। ओके होगी बात। अब आप यहां से जरा देखो, ए से बी तक आपको दिखाया जा रहा है कि रैपिडली Q1 चला गया है सैचुरेशन के अंदर, और आपके पास हम कहेंगे Q1 पे आउटपुट कितनी है, 0, क्योंकि सारा तो ड्रॉप हो गया। यहाँ पे आउटपुट कितनी है, प्लस VCC, क्योंकि कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ, क्योंकि करंट चला ही नहीं कलेक्टर करंट, क्योंकि ये तो कट ऑफ में है। तो जनाब ये चीज अब आपने देखी इस जगह पे। अब क्या है कि जनाब Q1 सैचुरेशन में है, Q2 कट ऑफ में है, और आपकी सारी VCC किसके क्रॉस में चली गई, R1 पे, और R4 पे कुछ भी जाया नहीं हुआ। तो कैपेसिटर जो थे वो आप आपके पास इस कंडीशन को मेंटेन रखेंगे कुछ देर के लिए, जैसे आप ये BC वाला हिस्सा देख रहे हैं। अब कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे तो नहीं एक ही हालत में रहते, उन्होंने डिस्चार्ज भी होना होता है। तो जो कैपेसिटर C1 डिस्चार्ज होगा वो देखो ये पॉजिटिव प्लेट से ये शॉर्ट हुआ था, यहां से VCC के थ्रू आता हुआ R2 से यहां पे आ जाएगा, और जो यहां पे था ये तो अब एक तरह से Q2 कट ऑफ में था, ओपन सर्किट था, इसका मतलब यहां से तो करंट चलेगा ही नहीं। तो यहां से ये पॉजिटिव प्लेट से B R4 और यहां से R3 से होता हुआ नेगेटिव तक आएगा। यानी अब आपने ये कट पाथ चार्जिंग डिस्चार्जिंग के समझने सारी बात ही इसकी है। तो अब आपके पास चूंकि ये एक शॉर्ट हुआ था तो यहां से ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ये चूंकि ओपन हुआ था तो यहां से इसका डिस्चार्जिंग पाथ बनेगा। अब क्या हुआ जनाब कि आपके पास C1 जो था, अब इसका मतलब इसके रास्ते में सिर्फ एक रेजिस्टेंस आ रही है, जबकि C2 जब डिस्चार्ज होगा तो इसके रास्ते में 2 रेजिस्टेंस आएंगी, तो अल्टीमेटली C1 जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो अब जब C1 डिस्चार्ज होगा तो ये जो नेगेटिव इसके साथ जुड़ा हुआ था, जब ये पॉजिटिव यहां तक पहुंचेगा तो ये लेस नेगेटिव हो जाएगा। जब ये लेस नेगेटिव होगा तो इसका RC यानी R2 और C1 से जो हम कहेंगे कि इसका जो टाइम आप नोट करेंगे तो वो आपके पास इसे फॉरवर्ड बायसिंग में डाल देगा। 0.69 वोल्ट से जैसे ही बढ़ेगा तो ये फॉरवर्ड बायस पे चला जाएगा, तो इसका मतलब ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो अब जब ये कंडक्ट करेगा तो इसका कलेक्टर करंट बढ़ेगा, जब कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो इसका ना यहाँ पे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपके पास जो पहले यहाँ पे VCC था जो इस कैपेसिटर के थ्रू कपल हुआ था Q1 से, अब जनाब क्या होगा कि आपने जो पोटेंशियल यानी जो आपका पोटेंशियल अब बढ़ रहा है Q2 के कलेक्टर पे, अब आप वो एक तरह से कनेक्ट करेंगे Q1 से थ्रू C2। अब इसका मतलब जैसे जैसे ये पॉजिटिव बढ़ता चला जाएगा यहां से, तो आपके पास ये नेगेटिव इसे कट ऑफ में डाल देगा, तो Q1 आपका ज्यादा नेगेटिव में चला जाएगा, तो Q1 रिवर्स में चला गया। तो इससे जब Q1 रिवर्स में जाएगा तो कलेक्टर करंट कम हो जाएगा, जब कलेक्टर करंट कम होगा तो इसका मतलब यहां से इसे ज्यादा फॉरवर्ड बायसिंग मिलेगी C1 के थ्रू, तो ये मामला चलता जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो एक्शन हुआ है Q2 क्विकली आपके पास सैचुरेशन में चला जाएगा, Q2 कट ऑफ में, जैसे वो पहले हुआ था मामला ये CD वाला। तो जनाब ये तरीका कार हो गया कि इस तरीके से ये एक ऑन हुआ दूसरा ऑफ हुआ, फिर अब दूसरा ऑन हो गया पहले वाला ऑफ हो गया। तो ये जो पीरियड है ये आपके पास यानी सैचुरेशन में रहेगा और Q1 आपका कट ऑफ में रहेगा, जो हम C2 और R3 के मल्टीपल से निकालेंगे। RC टाइम कांस्टेंट पड़ा हुआ है ना, वो टाइम नोट कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो स्विचिंग टाइम्स को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो अब आप ये ओवरऑल ग्राफिंग देख रहे हैं कि आपके पास अगर एक ऑफ था सैचुरेशन में था तो दूसरा कट ऑफ में था, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो VCC नहीं था, ये VCC सैचुरेशन में था, ये VCC पे था।
Q2, जब ये आपके पास VCC पे गया तो ये सैचुरेशन पे चला गया। तो इस तरीके से ये सारी आपको Q1 ऑन था, Q2 ऑफ, तो सो ऑन सो आपको एक चीज समझ आ रही है कि एक ऑन हो रहा है दूसरा ऑफ हो रहा है। तो जनाब अच्छा, इनके पीरियड निकालने हो तो हमने कहा वो RC वैल्यूज पे डिपेंड करेंगे। तो अब देख लेते हैं बारी बारी कि अगर Q1 देखना है तो आपके पास जो इसका ऑन टाइम होगा वो Q2 का ऑफ टाइम होगा। तो T1 0.694 R2 C1 आ जाएगा। अगर आप Q1 के लिए ऑफ टाइम देखोगे जो कि ऑन टाइम होगा Q2 का, वो भी R3 C2 के बराबर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को सम करके टोटल टाइम निकालना चाहते हैं स्क्वायर का, तो आप इस तरीके से सम अप करके 0.94 कॉमन ले लोगे। अब हम जानते हैं रेजिस्टेंस कॉमन थी, कैपेसिटेंस कॉमन थे, तो इनको RC के तौर पे लिखा जा सकता है। 2RC आ जाएगा, 1.4 RC हो जाएगा। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है 1/4, यानी रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये 0.7 ओवर RC हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया, ये स्क्वायर वेव के टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया आपके पास। तो इस तरीके से आपने समझा, हमने सर्किट ऑपरेशन भी समझा कैसे उसकी चार्जिंग हो रही होती है। C1 यानी जब आपका Q1 कंडक्ट कर रहा होता है तो Q2 कट ऑफ में चला जाता है। जब Q2 आपका कंडक्ट कर सैचुरेशन में जा रहा होता है तो Q1 आपका कट ऑफ में आ जाता है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।